यूपीएससी एक जिंदगी की शानदार शुरुआत जरूर है, लेकिन जिंदगी यही है ये मत मानो। हमें वॉरियर बनना है, वॉरियर नहीं बनना है। जो रियल फाइटर होता है वो गुस्सा नहीं करता। इंटीग्रिटी यही है कि जो आप वचन से हैं वही आप कर्म से। ये चार गुण एथिक्स में, एक ब्यूरोक्रेसी में, एक ब्यूरोक्रेट में होने चाहिए, ये पढ़ते हैं। मोटिवेशन के लिए जरूरी नहीं है कि हम केवल कहानी पढ़ें, किताबों में ढूंढें। आप सबके बीच बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जहां से आप मोटिवेट हो सकते हैं। चलिए, आपने पूछा तो मैं बताता हूं। आज दो निर्माण परिवार के सदस्यों की कहानी बताता हूं जो अपने स्टूडेंट रहे हैं या एक तो फाउंडिंग मेंबर भी रहा। पहले बात करते हैं नरेंद्र यादव की। हम लोग प्यार से नवीन कहते हैं, नरेंद्र यादव। पहले इसकी स्टोरी सुनते हैं, फिर आपके लिए क्या सीख है देखते। नरेंद्र जो है ऑब्वियसली छोटे भाई की तरह था, क्योंकि जब हम लोग तैयारी में लास्ट अटेम्प्ट तक पहुंचे थे तो वो उसने अपनी तैयारी की शुरुआत की, और जब शुरुआत की तो ऑब्वियसली हम लोग उसके मेंटर बनते चले गए और कैसे तैयारी करें इस प्रक्रिया का पार्ट बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका यूपीएससी का प्री नहीं निकल पाया। कई अटेम्प्ट में प्री भी नहीं निकल पाया। और फिर जो लोग परेशान होते हैं, प्री नहीं निकल रहा है, क्या किया जाए। तो पहली कहानी मैं आपको यह सुनाना चाहता हूं कि यूपीएससी एक जिंदगी की शानदार शुरुआत जरूर है, लेकिन जिंदगी यही है ये मत मानो। अभी शायद आप लोगों ने पेपरों में पढ़ा होगा, जब इसका बार बार प्री भी नहीं हो पाया तो किस स्ट्रेस से गुजर रहा होगा। मैं तो एक पारिवारिक हिस्सा जैसा रहा हूं, तो फैमिली प्रेशर, उनके पिता की बात, सिस्टर की बात सब मैं जानता हूं। लेकिन इसके बावजूद जब प्री नहीं निकला तो उसी समय पहली बार यूपीएससी ने सेंट्रल पुलिस फोर्स इसका एग्जाम कंडक्ट कराया। पहले एसएसबी लेती थी, और पहली बार जब यूपीएससी ने कंडक्ट कराया उसी से ये सेलेक्ट हुआ और ये असिस्टेंट कमांडेंट बन गया सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बन गया। अब आज ये बात क्यों की जा रही है? अभी 9+ ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और ये जब सीआरपीएफ में सेलेक्ट होता है उसके बाद उसने मुड़कर नहीं देखा। आज इतनी उम्र में ही उसके पास 4 गैलेंट्री अवार्ड है। 4। अभी ये क्विक एक्शन टीम वैली क्वाड का कमांडर है, और क्वाड के कमांडर के नाते श्रीनगर वैली में जितनी भी इस तरह की ऑपरेशंस होते हैं उसका संचालन यही करता है। एक लड़का जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्री क्वालिफाई नहीं कर पाता है, लेकिन सीआरपीएफ में सेलेक्ट होता है और उसके बाद एक ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। आप सबको पता है आर्टिकल 370 के रिमूव करने के बाद सोचो वो दौर कैसा होगा। पत्थरबाजी की घटना, पाकिस्तान का टेररिज्म, उन सब की परिस्थितियों में जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो बहुत सारा प्रेशर था। और उसके इस श्रीनगर में जो शांति की जिम्मेदारी, पीस मेकिंग की जिम्मेदारी का एक बहुत अभिन्न हिस्सा था, यह है नरेंद्र। और इन सारी चीजों में आज जब वो बात करता है तो 32 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया है अभी तक। और अभी इस पे जो डॉक्यूमेंट्री बनी जो स्पॉट पे, उसमें नरेंद्र की काबिलियत की तारीफ की गई। तो पॉइंट क्या है, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन यह है कि जब तक तुम हार नहीं मान लेते तब तक तुम हारते नहीं। इसलिए ठीक है, एक पहला प्यार, द फर्स्ट लव इज सिविल सर्विसेज, लेकिन आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। आप जहां जाएं, अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर समर्पण है, स्किल है, तो उस पद पर जाकर अपनी पहचान बना सकते। नरेंद्र मेरे छोटे उन भाइयों में से है
जिसकी चर्चा करते हुए गर्व होता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि प्लान ए सिविल सर्विसेज में तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने पैरामिलिट्री ज्वाइन करके जो अपनी साख, जो अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, जो एक नेशन मेकिंग में पार्ट प्ले कर रहा है, तो उतना ही गर्व है, उससे ज्यादा ही गर्व है अगर वो सिविल सर्वेंट बन भी जाता। ठीक है, तो पहला, तो किसी मंगल ग्रह से या कहानियों में, इतिहास से, उपन्यास से मत लाइए, ये आपकी फैमिली के रियल कैरेक्टर। मैं चाहता हूं आप में से लोग आए, अगली बार 2 दिनों बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद मैं आपकी कहानी बताऊं। इसके साथ ही दूसरी कहानी, नहीं तो ये लगेगा कि सर सिविल सर्विसेज के मेंटर होने के नाते हम लोग को सिविल सर्विसेज के बीच की स्टोरी सुनाइए, नहीं तो ये लगेगा कि नहीं हुआ। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि सिविल सर्विसेज एक हसीन शुरुआत है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंत नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया है। लेकिन एक तैयारी अगर सही तरीके से कर लोगे तो जिंदगी में जहां जाओगे एक बेहतर ऑफिसर बनने की सारी चीजें तैयार हो जाती हैं, क्योंकि तैयारी के क्रम में केवल पढ़ना ही नहीं होता है, बल्कि 2-3 साल का जो प्रेशर है, जो जिस तरह सोशियो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, वो एक रूम में 6x6 के जब हॉस्टल लाइफ की तरह जिया जाता है, दिन के खाने के लिए संघर्ष किया जाता है, वो सारी चीजें जब आती है ना, तो सही में परिपक्वता आती है। और फिर जब आप जहां भी जाएंगे, तो मुझे लगता है किसी दूसरे कैंडिडेट से, किसी दूसरे से आप बेहतर होने ही चाहिए, अगर वास्तविक तरीके से तैयार। क्लियर मोटिवेशन। दूसरा, अब मैं बात करता हूं एक और बड़े ही निर्माण परिवार के कोर सदस्य की, जो जब भी समय मिलता है आज भी आप लोगों के बीच अपने विचार शेयर करने आता है, गाइडेंस देने आता है। उसका नाम है सदानंद। सदानंद 2010 बैच का आईपीएस है। आजकल चर्चा में मैंने दोनों की कहानी इसलिए सुनाई, वो क्योंकि आप जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, इन दोनों की पीड़ा को जरा समझिए। सदानंद वैसे स्टूडेंट में था, जब ये मेरे पास आया था 4 बार प्री फेल हो चुका था, और जब ये आए और इनके बड़े भाई, तो इन्होंने एक बात कही जो कॉन्फिडेंस दिखा कि सर अगर मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो मैं बहुत ज्यादा एश्योर करता हूं कि आपको सिलेक्शन दो। तो सर मैंने कहा कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट है शायद, क्योंकि पहली मुलाकात में आप किसी की शक्ल जानते हैं, वो किस तरह लिखता है, किस तरह पढ़ता है, किस तरह सोचता है, आप नहीं जानते है। प्री, हमने कहा चलिए पढ़िए, और उसका संस्कृत और फिलॉसफी था, उस समय 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। लेकिन इस दौर में चूंकि इसका बैकग्राउंड बड़ा कमजोर था, इसने तो मेरे को यहां तक बताया कि भागलपुर सुल्तानगंज बिहार का रहने वाला है, और इसने ट्रक में वो जो किसी सामान को, बोरा जो ढोते हैं, बोरा वो ढोता, वो भी ढोना पड़ा इसको। और आके बुरी तरह जब इन परिस्थितियों से गुजरता रहा और दिल्ली में तैयारी करा, तो तैयारी के दौरान जब देखा कि नहीं हो रहा, उसी समय इसने संस्कृत में पीजीटी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि परिस्थितियों ने अलाउ नहीं किया कि केवल तैयारी करो। तो प्लान बी तैयार कर रखा था। आजकल बड़ा आप लोग पूछते हैं सर केवल तैयारी करें, प्लान ए प्लान बी, पहले पूरा फोकस करो प्लान ए को एकदम पाने के लिए। जब प्रिपरेशन हो जाए और परिस्थितियां आपको मजबूर करें कि अब समय नहीं है या आप लड़ नहीं पा रहे हैं, तो प्लान बी होना चाहिए, जिससे एक आपका आधार तैयार हो जाए। प्लान बी को आधार बनाइए प्लान ए को पाने के लिए। वही हुआ, जब ये आया, मेहनत हुई। इस साल ना केवल इसने प्री पास किया, बल्कि इसी साल ये सेलेक्ट हुआ और आईपीएस बन गया। और देखिए, जब आप लगे रहेंगे तो किस्मत की बात है कि इसी साल बीपीएससी बिहार पीसीएस में इसकी सेकंड रैंक आती है, सीएम में पहली रैंक, क्योंकि पहला रैंकर जो था उसने डीएसपी भरा था, तो पहला रैंक ले आया, लेकिन उसी समय आईपीएस। ये तो रहा इसकी पहचान कि कैसे सदस्य बना, किस एक तरह से परिस्थितियों से गुजरा। अब इसकी अभी कुछ ही महीनों पहले आपने एक स्टोरी देखी होगी, ये
वीडियो, ये फिल्म आप देख रहे हैं, बात है जब ये नारायणपुर एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नारायणपुर में पोस्टेड था, ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वैसे भी ये नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। चैलेंजेस इसके यूनिक हैं, किसी पीसफुल जगह से तुलना नहीं की जा सकती। यहां पोस्टेड था तो एक घटना हुई, सारे पेपर में, नेशनल मीडिया ने कवर किया, और घटना यह हुई कि आदिवासियों के कन्वर्जन, मतांतरण का वहां बड़ा विरोध, और एक बड़ी भीड़ इस कन्वर्जन के खिलाफ चर्च पर अटैक करने के लिए इकट्ठी हो गई। सूचना मिलती है सदानंद को, जब चर्च पे भीड़, और भीड़ का एग्रेशन इस लेवल का था कि वो किसी भी तरह के वायलेंस के लिए तैयार, पत्थर, लाठी, रॉड, ये सब हाथ। जब ये चर्चा उसके पास पहुंची कि चर्च के पास बहुत भारी संख्या में मॉब आदिवासियों का इकट्ठा हो गया, अब उसके पास इस चर्च को बचा। जो सरफेस पे लिखा गया, जो मीडिया ने लिखा, उसमें केवल यह बात थी कि चर्च पे हमला था, पर सच्चाई ये थी उसी समय चर्च के अंदर एक स्कूल चल रहा था और स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। तो केवल एक बिल्डिंग की रक्षा नहीं थी, कुछ लोगों की रक्षा नहीं करनी थी। स्कूल में ऑलरेडी बच्चे थे जो 100 प्लस की संख्या में थे, उनकी रक्षा भी थी। आप जब एथिक्स का पेपर पढ़ते हैं, GS4 पेपर में ऐसी केस स्टडी आनी है। अब ऐसे में जब उसे सूचना मिली तो न केवल इस भीड़ को रोकना है, चर्च को ध्वस्त होने से बचाना है, बच्चों की रक्षा करनी है, कई चीजें उसके सामने उभरी। और जब वो उस समय सीमित पुलिस फोर्स को लेकर जब गया और जब वो कंट्रोल कर रहा था, तभी आप देखिए उसको एक रॉड आकर लगता है सर पे और उसके सर से खून बहने लगा। पुलिस मात्रा कम है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अब यहीं पर आप जो किताबों में पढ़ते हैं वो कैसे व्यवहार में आ जाए। आप जानते हैं कि एथिक्स के पेपर में सबसे जो पहला गुण है उसे कहते हैं इंटीग्रिटी, सबसे इंपॉर्टेंट गुण। और इंटीग्रिटी यही है कि जो आप वचन से हैं वही आप कर्म से हैं, जो आप बाहर हैं वही आप अंदर हैं, दिखावा नहीं, मनसा वाचा कर्मा। और इंटीग्रिटी को लेकर जब बात आई तो अब ये किताबी नहीं रह गया, यहां पर दूसरी बात आती है इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर केवल इमोशन होता, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्वेंट में एक बहुत बड़ा गुण है इमोशनल इंटेलिजेंस। कई बार केवल जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो स्वार्थी हो जाता है, वो चीजों को मैनिपुलेट करने लगता है, और जो इमोशनल होता है वो भावुकता के क्रम में रियलिस्टिक फैसले नहीं लेता। इसीलिए यहां पर इमोशन भी होना चाहिए, क्योंकि हम भारत में यही तो एक कमी है, जो ब्यूरोक्रेसी और जनता के बीच दूरी बढ़ी। इमोशन होना जरूरी है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके उसने अपने आप को ब्रेक डाउन नहीं। तीसरा तत्व आता है गुण, वो है डिसीजन मेकिंग का। क्या रिस्पॉन्स, स्पॉन्टेनियसिटी क्या रहे। अब उस समय जब चोट लगी, इसी में एक चौथा पॉइंट मैं ले लूं फिर बताता हूं, उसको कह सकते हैं एंगर मैनेजमेंट। क्या कह सकते हैं? एंगर मैनेजमेंट। इस सब आपको एथिक्स में पढ़ना है, यही केस स्टडी। अब चोट लगी, अगर वो पर्सनल केवल अपने ऊपर देखता, लाठी चार्ज या कोई इस तरह का आदेश दे देता, ये कर सकता था कि जब चोट लगी, जो हो रहा है होने दो, चोट लग गई, वो अपने आप को हॉस्पिटलाइज या कहता कि चलो मुझे हॉस्पिटल ले जाओ या छोड़ के चला जा। लेकिन यही जो कर्म है, यही जो बातें हैं, और यही बात है कि मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, एंड रियली आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। आपका स्टूडेंट जब इस लेवल पर जाकर इस तरह परफॉर्म करता है, और जो किताबों में आपको पढ़ाया जा रहा है जब वो व्यवहार में दिखने लगता है, ये चार गुण एथिक्स में, एक ब्यूरोक्रेसी में, एक ब्यूरोक्रेट में होने चाहिए, ये पढ़ते हैं। अब इसके स्टडी के तहत
कैसे उसने चोट लगी उसके बावजूद फील्ड नहीं छोड़ा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह परफॉर्म किया। और आपको आश्चर्य होगा उस घटना के कारण जब वो उसको चोट लग गई, थोड़ा सा फर्क मॉप पे भी पड़ा कि नहीं एसपी साहब चोटिल हो गए हैं, और तब तक फोर्स ने भी अपने आप को मजबूत कर लिया, घेरा बना लिया। और थोड़ी देर बाद एक नेगोशिएशन, एक बात होने लगी कि फिर हम लोग मतलब एक बात करते हैं, और धीरे धीरे जो है वो मॉब जो है वहां से डिस्पर्स हो गया। तो इस तरह से इतनी एक पता नहीं किस तरह की घटना हो सकती थी। आप जानते हैं चर्च का मुद्दा था, बच्चों का मुद्दा था, इंटरनेशनल न्यूज बनती, सबसे एक बड़ा अमानवीय घटना भी होती अगर हम बच्चों के दृष्टिकोण से। लेकिन उसकी हैंडलिंग को देखकर पूरे नेशन में उसकी तारीफ हुई, एंड अगेन फील प्राउड टू बी ए निर्माणी। कहा गया है द फाइटर इज नेवर एंग्री, क्योंकि एंगर, अगर आप क्रोधित होते हो तो आपका विवेक मार देता है, और जब विवेक मर जाएगा तो आप बेहतर डिसीजन पाएंगे। ये तो हमारे पूरे हमारी जो संस्कृति है उसका पार्ट रहा है, हमारी फिलॉसफी का पार्ट रहा है। तो पहली चीज ये ध्यान रखना है कि फाइटर जो है, जो रियल फाइटर होता है, वो गुस्सा नहीं करता। दूसरी बात, हमें वॉरियर बनना है, वॉरियर नहीं बनना है। वॉरियर वरी नहीं करता है, चिंता करने लगे तब तो हो गया काम। तो ये रियल वॉरियर नेवर वॉरियर। और इन सारी चीजों में जो एक दो बातें और याद रखने लायक हैं वो ये है कि तुम्हें सिस्टम पे गुस्सा आता है और मुझे सिस्टम पे आता है प्यार। मैं फिर कह रहा हूं, किताबों में मत ढूंढो, आपके बीच में है, और मैं चाहूंगा आप भी आए और मैं आपकी स्टोरी बताऊं। तो नरेंद्र और सदानंद, ये दो निर्माण परिवार के वो हीरो हैं जिन्हें आज इस माध्यम से, आपकी चर्चा से, और चूंकि अब ये चीजें ऑनलाइन भी जाएंगी, सब लोग देखें और हम सारे निर्माण परिवार इस पे गर्व